गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का वीडियो नंबर 4 जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम मांग की लोच वाला जो चैप्टर था उस चैप्टर में मांग की लोच को मापने की विधियां और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों का अध्ययन करेंगे। मांग की लोच को मापने की विधियां और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि मांग की लोच को मापने की विधियां। मांग की लोच को मापने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। मांग की लोच को मुख्य रूप से मापने की 3 विधियां हैं। पहली है आनुपातिक या प्रतिशत विधि, दूसरी है ज्यामितीय या बिंदुलोच विधि और तीसरी है कुलव्य विधि। इन तीनों विधियों का एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। यानी इन तीनों विधियों के द्वारा मांग की लोच ज्ञात की जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होता है और उसके फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उस की मांग की लोच ज्ञात करने के लिए आनुपातिक या प्रतिशत विधि का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी होती है तो ज्यामितीय या बिंदुलोच विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी मांग वक्र के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए। तीसरी है कुलव्य विधि। इसमें किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप किसी वस्तु पर किया जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन होता है उसके आधार पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आनुपातिक या प्रतिशत विधि के द्वारा मांग की लोच ज्ञात कैसे की जाती है। आनुपातिक या प्रतिशत विधि के द्वारा मांग की लोच ज्ञात करते समय इसको ज्ञात करते हैं कि मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यानी आनुपातिक या प्रतिशत विधि में मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 बटे डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 से 100 कट जाता है और अपने पास बचता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। इसको और सिंप्लीफाई करके डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये मांग की लोच ज्ञात करने की आनुपातिक या प्रतिशत विधि है, उसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है। यहाँ मैं आपको चीज बता दूं कि जो डेल्टा क्यू है वो होता है Q1 माइनस की Q और जो डेल्टा P है वो होता है P1 माइनस की P। ये दोनों चीज क्या करते हैं इसमें फाइंड आउट करते हैं, अपने फॉर्मूले में रखते हैं और उसके आधार पर मांग की लोच ज्ञात करते हैं। इसमें ध्यान रखना मांग की लोच ज्ञात करते समय इसमें ऋणात्मक चिन्ह मान लिया जाता है क्योंकि किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। इसलिए जब भी आप मांग की लोच ज्ञात करो, मांग की लोच ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसके साथ माइनस अवश्य लगाएं। ठीक है, ये तो था अनुपातिक या प्रतिशत विधि के द्वारा मांग की लोच ज्ञात करने की विधि। जब प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने हो तो दूसरी जो विधि है वो है ज्यामितीय या बिंदुलोच विधि। दूसरी जो विधि है वो है बिंदु लोच विधि। जब मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी होती है तो बिंदु लोच विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है, बिंदु लोच विधि ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि ई पी इज इक्वल टू मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। मांग वक्र का निचला हिस्सा बटा मांग वक्र का
ऊपरी हिस्सा। इसमें क्या होता है, एक सरल रेखीय मांग वक्र होता है और उस मांग वक्र के जो पार्ट होते हैं, मांग वक्र का निचला हिस्सा और मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा, उसका जो अनुपात आता है वही मांग की लोच आती है। इसको रेखा चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। देखो इस विधि में अपने पास मांग वक्र दिया हुआ होता है। देखो ये अपना ए बी एक सरल रेखीय मांग वक्र है। इस मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच अपने को क्या करनी, ज्ञात करनी है, और इसी के लिए बिंदु लोच विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें मांग वक्र का जो ऊपरी छोर होता है, जैसे ए बिंदु होता है, इस बिंदु पर होती है मांग की जो लोच होती है वो इन्फिनिटी होती है। मांग वक्र का जो मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु पर जो मांग की लोच होती है वो इक्वल टू 1 होती है। मांग वक्र का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर मांग की लोच होती है वो 0 होती है। ठीक है, एक से अधिक और अनंत से कम, यानी इस हिस्से में मांग की लोच होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, और ये जो हिस्सा होता है इस पर मांग की लोच क्या होती है, लेस देन 1 होती है। यानी एक सरल रेखीय मांग वक्र ए बी है, इसके विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक सरल रेखीय मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, समान होती है। नहीं, एक सरल रेखीय मांग वक्र जिसका ढाल प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है, ठीक है, या प्रत्येक एक सरल रेखीय मांग वक्र जिसका ढाल प्रत्येक बिंदु पर समान है लेकिन उसकी मांग की लोच क्या होती है, अलग होती है। जैसे एक बिंदु पर मांग की लोच अनंत है, उससे नीचे आते हैं एक से अधिक है, एक के बराबर है, एक से कम हो और नीचे 0 है। यानी बाईं से दाईं तरफ जाने पर मांग की लोच घटती है और दाईं से बाईं तरफ जाने पर मांग की लोच बढ़ती है। कब, जब एक सरल रेखीय मांग वक्र अपने को दिया हुआ होता है तब। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला है वो है, जैसे ए बिंदु पर अपने को मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो ए बिंदु पर जो मांग की लोच होगी अपनी वो होगी मांग, फॉर्मूला क्या है इसका, मांग वक्र का निचला हिस्सा, यानी ई डी क्वेश्चन क्या होता है, निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा। तो इस बिंदु पे देखो, ए बिंदु पे मांग वक्र का निचला हिस्सा क्या है, ए बी, तो ए बी बटे ऊपरी हिस्सा क्या है, कोई हिस्सा नहीं है इसलिए 0। बी बिंदु पर, सी बिंदु पर यदि ज्ञात करें तो इस पर क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए सी। इसी प्रकार इस बिंदु पे ज्ञात करें तो ये एफ बिंदु है, ठीक है, ये ई बिंदु है, तो इस पर क्या हो जाएगा, मांग वक्र का निचला हिस्सा बी एफ या एफ बी बटे ए एफ। ई बिंदु पर अपने को ज्ञात करना है मांग की लोच, ई बिंदु पर क्या हो जाएगी, निचला हिस्सा क्या है, ई बी या बी ई, तो ई बी बटे ऊपरी हिस्सा ए ई। इस बिंदु पे ज्ञात करना है अपने को, तो निचला हिस्सा क्या है 0, ऊपरी हिस्सा क्या है ए बी। तो इस प्रकार किसी एक बिंदु पर या एक सरल रेखीय मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करते हैं तो बिंदु लोच विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरी जो अपनी विधि है वो है कुलव्यय विधि। तीसरी जो विधि है वो है कुलव्यय विधि। कुलव्यय विधि वह विधि होती है जिसमें किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु पर होने वाले कुल व्यय में परिवर्तन के आधार पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। और इस विधि के द्वारा केवल मांग की लोच की जो 3 श्रेणियां थी वो थी कौन कौन सी, एक तो लोचदार, दूसरी थी बेलोचदार और तीसरी थी इकाई लोचदार। इकाई लोचदार मीन्स ई पी इक्वल टू 1, बेलोचदार का मतलब ई पी लेस देन 1 और लोचदार का मतलब होता है ई पी ग्रेटर देन 1। यानी ये 3 जो श्रेणियां हैं उनकी क्या की जा सकती है, मांग की लोच ज्ञात की जा सकती है कुलव्यय विधि के द्वारा। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन है, इसलिए देता है कि किसी वस्तु की डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु
की पर किया जाने वाला जो टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल व्यय है, उसके आधार पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की या उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल में क्या परिवर्तन होता है। एक तो कीमत में परिवर्तन होता है, दूसरा उसके कुल में किस दिशा में परिवर्तन होता है, उसके आधार पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। इसको संक्षिप्त में और संकेत के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मांग की लोच लोचदार होगी, ठीक है। कुल व्यय विधि के अनुसार किसी वस्तु की मांग की कीमत लोचदार होगी यदि उस वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, बढ़ता है, और कीमत बढ़ने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय घटता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होगी, लोचदार। ठीक है, कुल व्यय विधि के अनुसार किसी वस्तु की मांग की कीमत लोचदार होगी यदि किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसके कुल व्यय बढ़ता है और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घटता है। ऐसी स्थिति मांग की लोचदार होगी। अर्थात किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु के कुल व्यय में क्या पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी किसी वस्तु की कीमत और उस पर होने वाले कुल व्यय में यदि विपरीत संबंध पाया जाता है तो मांग की कीमत क्या होगी, लोचदार। दूसरा है बेलोचदार। बेलोचदार स्थिति में क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो घटता है और कीमत के बढ़ने पर उस पर किया जाने वाला कुल व्यय बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होगी, बेलोचदार होगी। दोबारा सुनने का प्रयास करना, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय घटता है और कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मांग की लोच बेलोचदार होती है। तीसरी स्थिति है इकाई लोचदार। इकाई लोचदार में क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है या बढ़ती है लेकिन उस वस्तु के कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये क्या रहता है, स्थिर रहता है। कुल व्यय क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मांग की जो लोच होती है वो इकाई लोचदार होती है। ठीक है, यानी किसी वस्तु की कीमत और कुल व्यय में यदि विपरीत संबंध पाया जाता है तो मांग की लोच लोचदार होती है। यदि किसी वस्तु की कीमत और उसके ऊपर किया जाने वाले कुल व्यय में धनात्मक संबंध पाया जाता है तो मांग की लोच बेलोचदार होती है। और यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसके कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ये तीन विधियां थी मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की। अनुपातिक या प्रतिशत विधि, जिसमें किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की जो मांग मात्रा में परिवर्तन होता था उसका जो अनुपात होता उसके द्वारा ज्ञात किया जाता, जिसमें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू होता था। दूसरी विधि थी अपनी बिंदुलोच विधि या ज्यामितीय विधि। बिंदुलोच और या ज्यामितीय जो विधि थी उस विधि में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन होता था। लेकिन बिंदुलोच विधि में क्या होता है कि इसमें किसी मांग वक्र के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करते हैं। यानी मांग वक्र एक सरल रेखीय मांग वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसका ढाल समान होता है, लेकिन मांग की लोच होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इसमें का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि मांग की लोच बराबर मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सरल रेखीय मांग वक्र पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो बिंदुलोच विधि काम में ली जाती है। या फिर आपको डायरेक्ट बिंदुलोच विधि किसे कहते हैं, बिंदुलोच विधि को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। यह समझाइए कि एक सरल रेखीय मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच अलग अलग होती है, तो आपको बिंदुलोच विधि के माध्यम से इसको स्पष्ट करना है। तीसरी विधि है कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु पर किए गए कुल व्यय में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच ज्ञात की जाती है। और इसी स्थिति में क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत और उसके कुल व्यय में विपरीत संबंध होता है तो मांग की लोच लोचदार होती है। और यदि किसी वस्तु की कीमत और उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में धनात्मक संबंध होता है तो मांग की लोच बेलोचदार होती है। और यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई लोचदार होती है। यानी ये आपको संकेतों में इसमें आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई दिक्कत हो आप क्लास में आइए, क्लास में पूछिए। आपके जो भी डाउट्स है, डाउट्स क्लियर की क्लास अपनी स्कूल में लग रही है, चालू हो रही है। जिसको कोई समस्या है या और कुछ पूछना है, अपनी लाइव क्लास होती है उस लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, या अपने डाउट क्लियर क्लास होती है सुबह 15 से 20 मिनट की, आप उसमें आकर ये सारी चीज़ें कन्फर्म कर सकते हो। इसका एक वीडियो और बनाना पड़ेगा कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वो वीडियो नंबर 5 होगा जो कल या परसों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।